अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज 25 मई सोमवार का दिन है। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 10 बजने वाले हैं। इंतहाई अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इंफॉर्मेशन का यह सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, आज की जो पहली अपडेट है वो इंतहाई परेशान कुन है। वो सारे के सारे लोग जिन्होंने लाख जतन किए कि किसी ना किसी तरीके से हम डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर दें, डोनाल्ड ट्रंप हमसे राजी हो जाए, हमसे खुश हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों के सामने एक मुतालबा रख दिया है, एक शर्त रख दी है, एक डिमांड बता दी है। और यह डिमांड रखी गई है पाकिस्तान के सामने, सऊदी अरब के सामने, कतर के सामने, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डिमांड उर्दन और मिस्र के सामने भी रखी गई है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए सऊदी अरब ने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया था कि हम अमेरिका के अंदर करेंगे। और इसी तरह का काम कतर ने भी किया था और इसी तरह का काम यूएई ने भी किया था। अब पाकिस्तान के पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है, हम तो $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के आगे हाथ जोड़ते हैं। तो हमने क्या किया, हमने दुनिया भर के सामने डोनाल्ड ट्रंप को सैल्यूट मारे। हमने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा है ही कोई नहीं। हमने इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की बात की और डोनाल्ड ट्रंप भी हमारी तारीफें करता रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा सामने रखा है और मुतालबा यह है कि आप अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करें। यानी कि दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में यह कह रहा डोनाल्ड ट्रंप कि ये 5 मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम करें। मैं आपको बताता चलूं कि अब्राहम अकॉर्ड में अभी तक 4 मुल्क हैं, अमेरिका, इसराइल, यूएई और बहरीन। ये 4 मुल्क हैं जिन्होंने अभी तक इस अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। और बड़ा प्लान यह है अमेरिका और इसराइल का कि आहिस्ता आहिस्ता सारे मुसलमान मुल्कों को इसके अंदर शामिल करना है। सारे मुसलमान मुल्क आहिस्ता आहिस्ता इसके सिग्नेटरी बनेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग क्या इस फैसले को मानेंगे? अगर लेट्स सपोज, मुझे यह बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारी हुकूमत यह बात डोनाल्ड ट्रंप की मानेगी। हमारी हुकूमत वाज़ह तौर पर यह कहेगी जी 25 करोड़ लोग तो बिल्कुल नहीं मानते, लिहाजा हम तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन परेशानी वाली बात पता क्या? परेशानी वाली बात यह है कि अभी चंद दिन कबल साइफर वाला कट्टा पूरे का पूरा खुल गया था कि किस तरीके से अमेरिका से एक साइफर आया और पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी हुकूमत बदल गई। यानी कि हम अमेरिका की बात को इतनी वैल्यू देते हैं और यह वाला मसला, यह मसला बहुत परेशान कुन मसला है। यह मसला आसान मसला नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सऊदी अरब के लिए भी, कतर के लिए भी, उर्दन के लिए भी और मिस्र के लिए भी। अब देखते हैं कि इन तमाम ममालिक के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान है, चाहे वो उर्दन के शाह हैं, या वो कतर के और मिस्र के जनरल सीसी हैं, अब देखते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से जवाब देते हैं। और ये कोई आम बात नहीं, आप ये ना कहें कि ये कोई हवा के अंदर बात है। डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल साथ एक बंदा होता है, उनका सेनेटर है जिसका नाम है लिंडसे ग्राहम। उसने एक ट्वीट किया है, उसका उर्दू तर्जमा आपके सामने रखने लगा हूं। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान से इंतहाई अहम खबरें हैं वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उसका जरा तर्जमा आपके सामने। वो कहते हैं कि सदर ट्रंप की ताजा तरीन तजवीज, जिसमें ईरान तनाज़े के हल के लिए बातचीत के जरिए इब्राहिम मुआहदों यानी कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से मजीद वुसअत देने का मुतालबा किया गया है और यह इंतहाई शानदार है। यह मशरिक़ वस्ता में हजारों सालों में सबसे बड़ी तब्दीली का बायस बन सकता है। सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के साथ इसराइल के साथ अमन कायम करने से मशरिक़ वस्ता में वो इस्तेहकाम पैदा होगा जिसका पहले कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। सदर ट्रंप के इस इकदाम से खित्ता बिल आखिर इलाकाई इंजमाम की जानब बढ़ेगा, जिससे मशरिक़ वस्ता मुआशी मौक़े और तरक्की का मरकज बन जाएगा। बजाय इसके कि धमाका खेज सूरत हाल रहे, मुझे तवक्को है कि हमारे अरब इत्तेहादी और इसराइल में हमारे दोस्त इस तजवीज़ का खैर मकदम करेंगे और इस काम पर तवज्जो मरकूज करेंगे, क्योंकि नाकामी का कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को कि इनकार का कोई ऑप्शन नहीं है, इनकार नहीं आप लोग कर सकते। जो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आ गया, जो उसने सोच लिया है, वो आपको करना पड़ेगा। अब बनता तो यह है कि तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे होकर बैठ जाएं और सोचें कि भाई हमने सारी जिंदगी इनकी गुलामी करनी है या हमारी अपनी भी कोई इज्जत है या नहीं है। बुलाएं ओआईसी का इजलास, हेड करे उसको सऊदी अरब करे, पाकिस्तान करे, ईरान करे, जो मर्जी करे, और उसके अंदर बैठकर यह फैसला करें कि हमने अपनी गैरत का सौदा करना है या क्या करना है, या हमने स्टैंड लेना है या नहीं लेना, हमने क्या करना है। बहरहाल देखते हैं कि ये अब मुसलमान मुल्क इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं
कैसे ये डोनाल्ड ट्रंप को आगे से जवाब देते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स में इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि हमारे मुसलमान हुक्मरानों को किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को आगे से जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ एक और खबर भी है। आपको पता है कि सऊदी अरब के अंदर इस वक्त लाखों मुसलमान दुनिया भर से फरीजा हज अदा कर रहे हैं, मुकद्दस फरीजा अदा कर रहे हैं। तो ये इतलात हैं कि सऊदी अरब की जानब से अमेरिका को यह कहा गया है कि जिस वक्त तक हमारा ये रिलीजियस इवेंट खत्म नहीं हो जाता, हज जब तक खत्म नहीं हो जाता, जब तक सऊदी अरब से हुजाज अपने अपने वतन को वापस नहीं लौट जाते, उस वक्त तक ईरान के अंदर किसी किस्म की कोई शरारत ना की जाए। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो फिर सऊदी अरब के अंदर लाखों लोग फंस जाएंगे, एयर स्पेस बंद हो जाएगी, लोग अपने घरों को वापस नहीं जा सकेंगे। अब आगे आ जाए नाज़रीन किराम, अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, वो पहुंचे हिंदुस्तान में पहुंचकर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ही दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया। आप अंदाजा लगाए, हम थक गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को सैल्यूट मार मार के। डोनाल्ड ट्रंप भी हमारी तारीफें करता है, लेकिन हिंदुस्तान का वजीर खारजा, अमेरिका का वजीर खारजा हिंदुस्तान जाता है और वहां पर जाकर उल्टा इल्जाम लगा देता है पाकिस्तान के ऊपर। अब आगे आ जाए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कल मैंने आपको बताया था, दावे किए गए थे कि बैरिस्टर गौहर अली खान के घर एक मुलाकात हुई है इमरान खान के हवाले से, जिसमें मोहसिन नकवी, सुहेल खान अफरीदी, बैरिस्टर गौहर अली खान और इमरान खान की बहनें भी शामिल थी। तो इमरान खान की बहन की जानब से वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है, उन्होंने अब से चंद घंटे पहले यह कहा है, उन्होंने कहा जी बैरिस्टर गौहर और सुहेल खान अफरीदी मोहसिन नकवी से मिले होंगे, हमारी फैमिली की कोई भी शख्सियत मिलने के लिए नहीं गई, यानी कि हम उस मुलाकात का हिस्सा नहीं है। और बाद में यह चीज कंफर्म भी हो गई कि यह मुलाकात हुई है। सीनियर साफिया, नौजवान साफी असदुल्ला खान, उन्होंने इसकी बाकायदा तौर पर तफसील बताई। और जो सुहेल खान अफरीदी के आसपास के जराए वो कहते हैं जी ये जो मुलाकात है ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे हुई थी, जो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर हुई थी। हालांकि अंदर जो कहानी, अंदर जो बातचीत है वो और है। सुहेल खान अफरीदी से ये डिमांड की गई थी कि आप अडयाला जेल के बाहर नहीं जाएंगे, और अगर आप ये जो भी लास्ट मंगल को गए थे, अगर आप नहीं जाते, अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो फिर मोहसिन नकवी ऊपर बात करेंगे कि देखें सुहेल खान अफरीदी ने कैंसिल कर दिया है, लिहाजा आप इमरान खान के साथ मुलाकात करवा देनी चाहिए। तो सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मैं सिर्फ इस बात के ऊपर गारंटी नहीं दे सकता, आपकी ये बात कमजोर है। अब देखते हैं कि इस मुलाकात में से मजीद आगे क्या निकलता है। आज सेनेट के जो अपोजिशन लीडर हैं अलामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान की फैमिली और बहनों को उनसे मिलने की इजाजत देने का मुतालबा करता हूं। इंतकामी सियासत के शैतानी चक्कर को खत्म करना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट और मुआशी बोझ के पेश नजर खबरदार कर रहा हूं कि सिस्टम मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वक्त हाथ से निकलने से पहले हालात को संभालने और मादरे वतन को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। हुकूमत और वजीर आजम पर जोर देता हूं कि वो अपोजिशन को साथ बैठाएं और सियासी हल तलाश करें। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी बेहतरी और अवामी एतमाद का हसूल नामुमकिन है। ये बातें की हैं अलामा राजा नासिर अब्बास। सीनियर साफी हबीब अकरम, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं कि इस हुकूमत को सिर्फ एक काम सौंपा गया था, सारी सहूलत इनकी की गई थी, इनको हुकूमत दे दी गई, सब कुछ कर दिया गया, वजीर आजम लगा दिया गया, वजीर आला बना दिया गया। इनके जिम्मे काम था कि आप लोगों ने पॉलिटिकली इमरान खान को काउंटर करना, आपने साबित करना है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, आपने साबित करना है कि इमरान खान इस मुल्क का खैर ख्वाह नहीं है, और ऐसा नैरेटिव बिल्डअप करना जो इमरान खान के खिलाफ हो और वो नैरेटिव अवाम के अंदर बिके, अवाम दीवानी हो जाए नून लीग की, अवाम के क्या बात है मियां साहब तो आखिर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवाम आज भी कैदी नंबर 804 के बयानिए के पीछे खड़ी है। आप चले जाए नवाज शरीफ के हल्के में चले जाए, ज्यादा दूर ना जाए, जहां से शहबाज शरीफ लड़ते हैं उस हल्के में चले जाए, मोहतरमा मरीम नवाज साहबा के हल्के में चले जाए, पीपल्स पार्टी के जो बड़े बड़े जिन हैं, जो बड़े बड़े उनके लीडर्स हैं, उनके किसी हल्के के अंदर चले जाएं, वहां पर जाकर पूछ लें आवाम से, वो आपको बताएंगे कि लोग किसके साथ खड़े, लोग किसके बयानिए को आज भी सपोर्ट करते हैं। हबीब अकरम ने कहा कि ये तो रहे हैं नाकाम, और उसके बाद साइफर भी मंजर आम के ऊपर आ गया, और साइफर के मंजर आम के ऊपर आने के बाद हुकूमत ने ना कोई तस्दीक की है और ना कोई तरदीद की है, यानी कि हुकूमत बिल्कुल खामोश। उन्होंने कहा जी इसके बाद अब यह साबित हो गया कि यह हुकूमत जो है ये बाकायदा तौर पर साजिश से लाई गई है और मामलात अच्छे खासे खराब हुए। आगे आ जाए, पीपल्स पार्टी जो जरा थोड़ी सी चूं चरा कर रही थी, उनको बाकायदा तौर पर एक शट अप कॉल दे दी गई।
ये कहा गया है कि ये जो तुम्हारी रेड लाइनें हैं ना, ये क्रॉस होंगी और तुम देखोगे कि कैसे ये क्रॉस होती हैं। तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कहते थे मैं ब्रूट मेजोरिटी इस्तेमाल करूंगा, अब उनके साथ ये होने के लिए जा रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता ये पीपल्स पार्टी के साथ भी होगा और नून लीग के साथ भी होगा। अभी तो पीपल्स पार्टी की बारी आनी है, उसके बाद नून लीग की बारी आनी है। एक सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं इफ्तिखार शराजी, उन्होंने सवाल पूछा एजाजुल हक से कि पीपल्स पार्टी कहती है कि एनएफसी अवार्ड हमारी रेड लाइन है। तो आगे से एजाजुल हक आपको पता है कि किधर से बात करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जी इनकी सारी की सारी रेड लाइंस क्रॉस होने वाली हैं, या तो ये खामोशी से बैठेंगे, हर चीज मानेंगे, और या फिर ये बैठकर देखेंगे कि इनकी रेड लाइन किस तरीके से क्रॉस होती है और कौन क्रॉस कर रहा है। तो ये पीपल्स पार्टी को बाकायदा तौर पर एक पैगाम दे दिया गया। पीपल्स पार्टी के पास अब एक ही ऑप्शन है और वो है चीखें, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है कादर मंदोखेल, वो कहते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा आइन में मौजूद ही नहीं है लेकिन बन गया है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई इसको चैलेंज करेगा तो अदालतों में जूते घिस जाएंगे। ये जूते घिसने वाली अदालतें आपने खुद ही तो बनाई हैं, आईनी अदालत आपने खुद ही तो बनाई है। अभी तो आप देखिएगा जब वक्त का धारा बदलेगा, वो सारी की सारी चीजें, वो सारे के सारे जाल, वो जंजीरें जो आपने इमरान खान के लिए बनाई हैं, ऐन मुमकिन है कि वो आपके सामने आकर खड़ी होंगी और फिर आपकी चीखों को कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। फिर लोग कहेंगे कि जो आपने किया वो आपने पा लिया। आगे आजे जी, एक वकील है, उन्होंने एक बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई है। ये वही वकील हैं जिन्होंने काजी फायज ईसा को अदालत में, बड़ी अदालत में कुछ कहा था और फिर इनके ऊपर तशद्दुद हुआ था बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि अडयाला जेल से इमरान खान से मुलाकात के बाद वापसी पर मुझे अगवा कर लिया गया, नामालूम मुकाम पर रखा गया, तशद्दुद किया गया, हत्ता के हार्ट अटैक भी हुआ मुझे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया कि इमरान खान के खिलाफ गवाही दूं। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ किया गया। बैरिस्टर गौहर भी वहां पर मौजूद थे, सलमान कमराजा भी मौजूद थे और काफी ज्यादा वकला बैठे हुए थे जिस वक्त वो ये बात बता रहे थे। सफीना खान एक जर्नलिस्ट है और इमरान खान की बड़ी नाकद है, बहुत ज्यादा तनकीद करती हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की बहुत बड़ी फैन है, कहती हैं कि वो जो कर रही हैं बड़ी जबरदस्त काम कर रही हैं। उनकी जानिब से एक बात कही गई है, इसको जरा आप गौर से सुनिएगा। मैंने आपको कहा ना कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलेगा और सब कुछ इनके सामने आना। वो कहती हैं कि अदारों को सोचना चाहिए जिन्होंने इनको पे रोल के ऊपर रखा हुआ है, जिन्हें आप नवाज रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए गालियां हम खाएं और नवाजे ये यूट्यूबर जा रहे हैं। 36 लाख रुपया दिया जा रहा है और किसी को 1500 पाउंड दिया जा रहा है और किसी का 5 लाख मंथली लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया उन्होंने इस सिस्टम के ऊपर और इस निजाम के ऊपर। उन्होंने कहा कि इदारों को सोचना चाहिए कि किन लोगों को 36 लाख रुपया दे रहे हैं, 1500 पाउंड दे रहे हैं, 1500 पाउंड और 5 लाख रुपए मंथली के ऊपर भी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इमरान खान के खिलाफ कोई काउंटर नैरेटिव नहीं बन पा रहा। नाज़रीन हम आगे आ जाए, तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं अमजद खान न्याजी, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं कि इस हुकूमत में 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, जबकि 12.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 5300 रुपए करप्शन की नजर होगी। उन्होंने कहा कि आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बैठ गई है और एक्सपोर्ट तकरीबन खत्म हो गई। इसी तरह तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा है राना आतिफ, वो कहते हैं कि नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड मुआशरत के लिहाज से बहुत बुरा है। नून लीग 1997 से लेकर आज तक हर बार अपने दौरे हुकूमत में आईएमएफ के पास गई है। नून लीग का यह मुसलसल 5वां बजट है। उन्होंने कहा कि यह इनका आखिरी बजट होगा नून लीग की तरफ से। ये नहीं, उन्होंने कहा कि इसके बाद ये इस काबिल नहीं रहेंगे कि यह बजट दे सके। आगे आ जाए जी, जो गरीब लोगों का हाल है वो आपके सामने रखूं। एक सीनियर साफी हैं अदनान आदल, वो कहते हैं कि आज एक ड्राइवर से बातचीत हुई, उसकी माहाना तनख्वाह 35,000 रुपये है, साथ में एक वक्त का खाना भी मिलता है, लेकिन उसके घर का बिजली का बिल 12,000 रुपये आ गया है। परेशान था कि मैं कैसे अदा करूं। उन्होंने कहा कि बिजली ने आवाम का खून पी लिया है, खून पीने वाले ऐशो इशरत कर रहे हैं, यानी कि आराम की सुकून की जिंदगी गुजार रहे। पाकिस्तान के एक अदाकार है नुमान अजाज, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, वो भी इस हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं, इनकी पॉलिसीज के खिलाफ। वो कहते हैं कि हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो बाहर के निज़ाम जब देखते हैं तो हमें शर्म आती है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो।
उन्होंने कहा कि किसी को पाकिस्तान की परवाह ही नहीं है। मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को जरा थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि लोगों के साथ क्या करें। मजहर बरलास सीनियर साफी हैं, उन्होंने एक बड़ा खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया। वो कहते हैं कि रहीम यार खान के एक डीपीओ थे जो आजकल सीसीडी पंजाब के करता धरता है, उनका रहीम यार खान में किसी से फड्डा था। पिछले दिनों जनाब ने उनके 4 बेटों को उठाकर पुलिस मुकाबले में पार कर दिया। उन्होंने कहा कि इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है। ये सीसीडी की हालत है। एक और सीसीडी की कहानी सामने आई है। एक वकील है और बड़े मायनास वकील है, उनके पास एक खतून आई और उस खतून ने उस वकील को एक तस्वीर दी। उस तस्वीर में एक तरफ उनके शोहर जिंदा थे, उनकी तस्वीर थी, और दूसरी तरफ पुलिस मुकाबले में उनको हलाक किया गया था, वो तस्वीर थी। और खतून आकर उस वकील से कह रही है कि मेरे तक सिर्फ ये तस्वीर पहुंचाई गई है, मुझे ये भी नहीं बताया जा रहा कि मेरे शोहर की मैयत कहां पर है। और ये काम किसने किया है? ये काम सीसीडी ने किया है, और उस खतून के 4 बच्चे। वो खतून कह रही है ठीक है, मेरा शोहर सीसीडी मुकाबले में हलाक हो गया, मुझे ये तो बताएं मेरे शोहर की मैयत कहां पर है। आप अंदाजा लगाएं, ये काम हो रहे। ठीक है, अगर किसी ने कोई गुनाह किया, कोई मुजरम है, कोई 2 नंबरी कर रहा है, अदालत तो अब आपके कंट्रोल में है। अदालत बंदे को लेकर आए, सबूत पेश करें, अगर कोई वाकई मुजरम है तो कानून के मुताबिक उसको सजा दें, उसको जेल के अंदर डालें। लेकिन सीसीडी मुकाबलों के अंदर पार करना लोगों को, कल को जब वक्त बदलेगा तो इसको जवाब देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। जनरल सेक्रेटरी किसान विंग पंजाब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मोहम्मद एजाज शफीक। उन्होंने कहा जी हुकूमत बदमाशी से पीरा फोर्स, उन्होंने कहा, और पुलिस और महकमा फूड काश्तकारों के घरों पर छापे मारकर गंदम इकट्ठी कर रही है। पंजाब हुकूमत ने 11 कंपनियों के जरिए 30 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदनी थी, लेकिन नाकाम पॉलिसी की वजह से टारगेट कम करके 10 लाख मेट्रिक टन कर दिया। इसके बावजूद आज तक कंपनियां सिर्फ 1,10,000 टन खरीद सकी हैं। ये किसान के साथ किया जा रहा, आप अंदाजा लगा लें। आखिर में आज मोमना इकबाल वाला केस, आपको पता है कि बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया उसको पाकिस्तान के मीडिया में। मोमना इकबाल के जो होने वाले शोहर हैं, उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी कोई घटिया इंसान मोमना इकबाल के किरदार पर बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मोमना इकबाल मेरी इज्जत है, मेरी गैरत है और मेरे लिए रेड लाइन है। उन्होंने कहा कि अगर इस रेड लाइन को क्रॉस किया गया तो फिर हम हर चीज खोलकर मीडिया के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमें यह कहा जा रहा है कि हम FIR वापस ले लें, पैसे लेकर मुकमका कर लें और पैसे लेकर FIR वापस ले लें। ये गुफ्तगू उन्होंने की है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।